3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के सौजन्य से अजमेर के 7 दिव्यांगजनों को सहायता। अजमेर के 7 दिव्यांगजनों को ई मित्र शाखा खोलने के लिए सौंपे कंप्यूटर सेट। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के सौजन्य से अजमेर जिले के 7 दिव्यांगजन को बुधवार को ई मित्र शाखा खोलने के लिए कंप्यूटर भेंट किए गए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद शर्मा की सदारत में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संयुक्त सचिव सुरेश मेहरा के नेतृत्व में 7 दिव्यांगजन को कंप्यूटर, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस आदि का सेट भेंट किया गया। संयुक्त सचिव सुरेश मेहरा ने बताया कि अजमेर जिले के दिव्यांगजनों को उपकरण भेंट करने के लिए एक चिन्हीकरण शिविर भी आयोजित होने जा रहा है। 10 जुलाई से 30 जुलाई तक आयोजित होने वाले इस शिविर के लिए सभी इच्छुक दिव्यांगजन अपना पंजीयन अवश्य कराएं, ताकि उन्हें व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, जयपुर फुट, शूज, ब्लाइंड स्टिक, कानों की मशीन आदि उपकरण भेंट किए जा सकें। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर शाखा अजमेर के सौजन्य से अजमेर ज़िले के 7 दिव्यांग जो ई मित्र खोलने जा रहे हैं, उन्हें आज निःशुल्क उपकरण, निःशुल्क कंप्यूटर भेंट करने जा रही है कलेक्टर साहब के कर कमलों से। इसके अलावा एक अजमेर ज़िले में बहुत विशाल कैंप भी लगाया जा रहा है। उसका वेरिफिकेशन मतलब जो चिन्हीकरण हम 10 जुलाई से 30 जुलाई में अजमेर में चाहते हैं कि कोई ऐसा दिव्यांग वंचित नहीं रहे जिन्हें उपकरण प्राप्त नहीं हो। उपकरण के अंतर्गत है ट्राईसाइकिल्स हैं, व्हीलचेयर्स हैं, जयपुर फुट हैं, कृत्रिम हाथ हैं, जितने भी कैलिपर्स हैं, शूज़ हैं, बैसाखी हैं, बुजुर्ग छड़ी हैं, ब्लाइंड स्टिक है, एवं कम सुनने वालों को डोरी वाली मशीन है, डफ एंड डिफ जो बिल्कुल नहीं सुनते हैं उनको बीटी मशीन है। ये सब तमाम उपकरण निःशुल्क अजमेर ज़िले में एक विशाल कैंप जिला प्रशासन के साथ में मिलकर लगाया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद शर्मा ने भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के पदाधिकारियों को इस सेवा कार्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए भामाशाहों से भी दिव्यांगजन की सहायता के लिए आगे आने का आह्वान किया है। महावीर विकलांग सेवा समिति जयपुर की अजमेर शाखा के द्वारा 7 दिव्यांगों को आज कंप्यूटर दिए गए हैं, जिनमें कंप्यूटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, पूरा सेट है। और इस कंप्यूटर सेट को ये अपने कार्य में ले सकेंगे। और जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, इनको ई मित्र का प्रशिक्षण दिला करके और ई मित्र का कार्य भी करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे इनका रोज़गार भी चल सके। और महावीर विकलांग सेवा समिति के जो प्रतिनिधि है, उन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कि ये इनको प्रिंटर भी ला करके देंगे, जिससे ये ई मित्र का कार्य अच्छी प्रकार से संपादित कर सकें, तो इनको रोज़गार का साधन भी मिलेगा। मैं इस कार्य के लिए महावीर विकलांग सेवा समिति को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता करके ये एक पुनीत कार्य किया है। थैंक यू सर। दिव्यांगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया है जी। बाकी आप ऐसे भामाशाहों से और कुछ अपील इस तरह की करना चाहेंगे ताकि ये लोग भी आगे जिस प्रकार से महावीर विकलांग सेवा समिति ने विकलांगों की सहायता के लिए, दिव्यांगों की सहायता के लिए वो कार्य हमेशा करते रहते हैं और इस बार भी किया है, तो ऐसे ही मेरा अन्य संस्थाओं से, समाज सेवियों से, दानदाताओं से ये निवेदन है, आग्रह है कि वे भी
जो कुछ भी दिव्यांगों के लिए कर सकते हैं सेवा और सहयोग ये वे करें, ऐसी मैं उनसे अपील करता हूँ। गुलाबबाड़ी इलाके में बुजुर्ग दंपति की नृशंस हत्या करने के आरोपी 11 घंटे में गिरफ्तार। पुलिस की डॉग स्क्वाड टीम ने खोजा तीनों हत्यारों को। गुलाबबाड़ी इलाके के मिस्त्री मोहल्ले में सोमवार की दरमियानी रात को बुजुर्ग दंपति की नृशंस हत्या के आरोपियों को जिला पुलिस ने मात्र 11 घंटे में गिरफ्तार कर हत्या का राजफाश कर दिया। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि वारदात की सूचना के साथ ही अलवरगेट थाना प्रभारी सुनीता गुजर और पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंच गया। वहीं क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत, आदर्श नगर थाना प्रभारी हेमराज और सीओ साउथ मुकेश कुमार सोनी, सीओ नॉर्थ प्रियंका रघुवंशी व स्पेशल टीम को आरोपियों की धरपकड़ के निर्देश दिए गए। पुलिस की टीम ने सीसीटीवी कैमरे खंगालकर तीनों आरोपियों को चिन्हित कर लिया। तीनों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। घटना के बाद चोरी किया गया मोबाइल भी ट्रेसिंग किया गया, जिसमें आरोपियों की लोकेशन गुलाबबाड़ी कल्याणीपुरा के आसपास आई और शाम होते होते पुलिस की टीम ने डॉग स्क्वाड की मदद से दबिश देकर कल्याणीपुरा इलाके के नाले के पास से तीनों आरोपियों को धर दबोचा। प्रारंभिक पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने हत्याकांड और आरोपियों की गिरफ्तारी के बारे में मीडिया को विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि हत्याकांड में लिप्त दीपक कुमार उर्फ दीपू, एकता नगर निवासी सुमेर पुत्र मान सिंह और नया घर गुलाबबाड़ी निवासी दिव्यांश भाटी उर्फ निक्की को गिरफ्तार किया गया है। आज दिनांक 29/6/2021 को प्रातः करीब 5:45 बजे के आसपास अलवरगेट थाने पे सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के माली मोहल्ला में एक वृद्ध दंपति की नृशंस हत्या की गई है और उनकी दोनों की लाशें मौके पर पड़ी हुई है। गंभीर मामला था। इसकी सूचना सीओ को, एडिशनल एसपी को, मुझे भी प्राप्त हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैं भी मौके पर पहुंचा। सभी हमारे सर्कल साउथ के थानाधिकारी मौके पर पहुंचे, डीएसपी की टीम और प्रभारी मौके पर पहुंचे और मौके पर प्रारंभिक मुआयने के बाद एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड और एमओबी की टीम को बुलाया गया। मौके पर जो भी साक्ष्य थे उनको एकत्रित किया गया और दो व्यक्ति, जो वृद्ध दंपति, जिनमें एक का नाम श्री मदन सिंह चौहान उम्र 85 साल और उनकी पत्नी श्रीमती मैना देवी उम्र 80 साल, माली मोहल्ला गुलाबबाड़ी अजमेर में अपने पुराने पुश्तैनी मकान में रहते थे। उनकी मदन सिंह चौहान की चाकुओं से गला रेतकर और श्रीमती मैना देवी के हाथ पीछे बांधकर और उनका गला घोंटकर नृशंस हत्या की गई। मकसद यही था वारदात का कि इनके पास कुछ रुपए होंगे, कुछ गहने होंगे। इसी मकसद से लूटपाट की। रुपए, कीमती सामान और उस महिला के कानों में सोने के कुंडल थे, टॉप्स तथा एक मोबाइल इत्यादि सामान लेके मौके से फरार हो गए। इस विवश हत्याकांड को जिसने भी देखा, इसकी भर्त्सना की और प्रत्येक व्यक्ति की रूह कांप गई। वारदात करने वाले मुलजिम जानते थे कि वृद्ध दंपति घर में अकेले रहते हैं और ये वृद्ध अपने घर के ही एरिया में स्थित एक परचूनी की छोटी सी दुकान चलाते थे, जिसमें उनको ये पता था कि इसमें डेली कुछ कैश कलेक्शन होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि इनके घर में कुछ कैश और कुछ गहना मिल जाएगा, मुलजिमों ने इस मकसद से इस वारदात को अंजाम दिया। क्योंकि मुलजिमान का इन दुकानों पर आना जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ। इस वारदात की इतला पर जिला स्पेशल टीम को सक्रिय किया गया, साइबर सेल को सक्रिय किया गया और घटनास्थल से तकनीकी साक्ष्य एकत्रित करने के बाद घटनास्थल के आसपास जो भी सीसीटीवी फुटेज थे, उन सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, उनके फुटेज को एकत्रित करके और उनका विश्लेषण करना शुरू किया। प्रथम दृष्टया सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से 3 व्यक्ति जिन्होंने अपने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था, उस घटनास्थल की तरफ जाना, उसमें साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उनके चेहरे साफ नहीं थे। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पे
उन तीनों की पहचान करने के लिए हमारी साइबर सेल और थाने के हमारे कुछ विशेष कर्मचारियों ने अपने अपने मुखबिरों से सूचना प्राप्त करना शुरू किया। तो सर्वप्रथम थाने के कांस्टेबल सुधीर को अपने मुखबिर से इतला मिली कि ये 3 लड़के हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम देना संभावित है। इसके साथ ही हमारी डीएसटी के एसआई जगमाल सिंह को सूचना मिली कि ये 3 लड़के हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। दोनों ने ही अपनी अपनी टीम के साथ इस सूचना को डेवलप किया और सूचना को डेवलप करने के बाद ये पता चला कि ये 3 व्यक्ति जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है वो इस प्रकार हैं। पहला है दीपक कुआल उर्फ दीपू, पुत्र नेमीचंद कुआल, जाति माली, उम्र 24 साल, निवासी बालाजी मंदिर के पास गुलाबबाड़ी, अजमेर, पुलिस थाना अलवर गेट। दूसरा है सुमेर सिंह, पुत्र श्री मान सिंह, जाति राजपूत, उम्र 32 साल, निवासी राठौड़ जनरल स्टोर के सामने, एकता नगर, थाना अलवर गेट। और तीसरा है दिव्यांश भाटी उर्फ निक्की, पुत्र श्री मुकेश कुमार, जाति माली, उम्र 21 साल, निवासी राजा कोठी के पीछे वाली गली, नया घर, गुलाबबाड़ी, पुलिस थाना अलवर गेट। इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर के इस नरसंस हत्या को अंजाम दिया है। इस सूचना के बाद थाने की टीम और डीएसटी की टीम ने 2 टीमें अलग अलग गठित की गई और इनकी तलाश में लग गई। इसके साथ ही साइबर सेल की टीम ने इनके नंबर प्राप्त करके इनकी लोकेशन लेना प्रारंभ किया। इनकी लोकेशन कल्याणीपुरा रेलवे फाटक के आसपास आ रही थी। हमारी दोनों टीमें अपने अपने साधनों से इनकी तलाश में जुटी हुई थी। इतनी देर में एक हमारी जो थाने की टीम है उसको एक व्यक्ति भागता हुआ दिखाई दिया। उसी समय हमारी डीएसटी की टीम भी पहुंच गई। दोनों टीमों ने मिलकर उसका पीछा किया तो एक व्यक्ति को तुरंत दबोच लिया तथा 2 व्यक्ति वहां गहरा नाला है उसमें कूद गए। उस नाले में कूदने के बाद उन्होंने रूपोश होने की कोशिश की, जिसमें हमारी पुलिस टीम के साइबर सेल के रामबाबू शर्मा और थाने से कांस्टेबल राम नरेश ने दिलेरी दिखाते हुए तुरंत उन्होंने भी उस नाले में छलांग लगा दी और उनका पीछा करके दोनों मुलजिमान को भी दबोच लिया। तीनों को पकड़ के थाने पे लाया गया, उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो उन्होंने इस वारदात को करना कबूल किया। उसके बाद मुकदमा नंबर 163/2021 धारा 302 आईपीसी जो थाना अलवर गेट पे दर्ज हुआ था उसमें उनको बाकायदा गिरफ्तार किया गया है और उनसे गहन पूछताछ के लिए तथा उन्होंने जो सामान लूटा है उसकी बरामदगी के लिए जिस हथियार से मदन सिंह जी की नरसंस हत्या की गई है उस हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस रिमांड प्राप्त किया जाएगा और ये सारी चीजें उनसे बरामद की जाएगी। इस पूरी वारदात के खुलासे में सीओ साहू श्री मुकेश सोनी के नेतृत्व में पूरे सर्किल के एसएचओस की अलग अलग टीमें बनाई, डीएसटी के प्रभारी के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बनाई और सबने मिलकर के सम्मिलित प्रयासों से इस वारदात को महज 11 घंटों में इसका पर्दाफाश किया। जो सनसनीखेज वारदात थी, अजमेर शहर में लगातार इस तरह की वारदात हो रही है लेकिन पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ इन वारदातों को खोलने में तत्पर रही। जैसे कि आप लोगों को विदित है 3 दिन पहले जो वारदात हुई वो भी अनट्रेस थी, उसको खोला और आज सुबह ये वारदात हुई और महज 11 घंटे में इसका पर्दाफाश किया। तो इसमें मैं मेरी पूरी टीम को बधाई देता हूं और उनको विशेष इनाम देने की घोषणा करता हूं। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी वारदातों में जो तत्पर कार्रवाई हमारे पुलिसकर्मियों के टीम वर्क से जो हुई है उसके लिए माननीय डीजीपी साहब और आईजीपी साहब से इनको अच्छा इनाम या प्रमोशन की कार्रवाई के लिए हम आगे बढ़े। तो इन जो टीमें हमने गठित की थी उन टीमों में एडिशनल एसपी के सुपरविजन में, एडिशनल एसपी सिटी के सुपरविजन में और सीओ साउथ के नेतृत्व में डीएसटी प्रभारी श्री महावीर शर्मा, एसएचओ अलवर गेट सुनीता गुजर, एसएचओ रामगंज सत्येंद्र सिंह नेगी, एसएचओ क्लॉक टावर दिनेश कुमार, एसएचओ आदर्श नगर हिमराज, सब इंस्पेक्टर अलवर गेट दातार सिंह, डीएसटी के एएसआई जगमाल सिंह, थाना अलवर गेट के सुरेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल, डीएसटी के श्री रणवीर सिंह हेड कांस्टेबल, रामबाबू शर्मा डीएसटी का जिनका विशेष योगदान रहा, रामनिवास कांस्टेबल डीएसटी के जिनका विशेष योगदान रहा, सुरेश चौधरी कांस्टेबल डीएसटी जिनका विशेष योगदान रहा, रज्जन सिंह कांस्टेबल थाना अलवर गेट इनका विशेष योगदान रहा, राम नरेश कांस्टेबल थाना अलवर गेट इनका विशेष योगदान रहा, सुधीर कांस्टेबल थाना अलवर गेट इनका विशेष योगदान रहा, ब्रजलाल कांस्टेबल थाना अलवर गेट इनका विशेष योगदान रहा। इसके साथ ही संदीप कांस्टेबल
थाना रामगंज, धर्मेंद्र कांस्टेबल थाना आदर्श नगर, रतन सिंह कांस्टेबल थाना क्लॉक टावर, धनपाल कांस्टेबल थाना अलवर गेट और सुखराम कांस्टेबल थाना अलवर गेट। ये टीम के मेंबर थे जिन्होंने फील्ड में जाकर के इनको ट्रेस आउट करने में मदद की है। इसके साथ ही हमारे पूरे थाने की टीम, पूरे सर्कल की टीम, डीएसटी टीम, साइबर टीम, सबने मिलकर सम्मिलित प्रयास किए और इस वारदात का महज 11 घंटे में पर्दाफाश। सर इनके रिकॉर्ड है क्या आपराधिक तीनों के? इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड, प्रारंभिक जानकारी में एक दीपक का शायद 304 भी में इसका पहले चालान हो रखा है और बाकी इनका विस्तृत रूप से इनके पुराने और इनके खिलाफ जो भी मुकदमे आपराधिक रिकॉर्ड है वो पूछताछ के बाद और रिकॉर्ड देखने के बाद तय होगा और अगर इनका आपराधिक रिकॉर्ड मिलता है तो इसका शामिल पत्रावली करके और चालान के साथ पेश किया जाएगा। कौन सी जगह छिपे हुए थे? जैसा कि मैंने अभी बताया, कल्याण साइबर सेल ने लोकेशन बताई थी, उसके बावजूद चूंकि छुप के बैठे थे नाले में इसलिए ट्रेस आउट नहीं हो पा रहे थे। तो हमारी दोनों टीमें, एक थाने की टीम, एक डीएसटी की टीम, उसी एरिया में घूम रही थी लगातार 2-3 घंटे से, लेकिन ये चूंकि छुपे थे इसलिए दिखाई नहीं दिए। जब पुलिस इनके नजदीक से गुजरी तब इनमें से एक आदमी उठ के भागने लगा, तब हमारे पुलिसकर्मियों को निगाह पड़ी और हमारे पुलिसकर्मियों ने तुरंत अपनी गाड़ी से उतर के इनका पीछा किया। एक को तुरंत दबोच दिया, 2 नाले में कूद गए। तो जो नाले में कूद गए उनको पकड़ने के लिए हमारे 2 पुलिसकर्मी राम बाबू और राम नरेश दोनों नाले में कूद गए और उनको नाले से पकड़ के और फिर थाने पर लेकर गए। मकान में प्रवेश कैसे किया? क्योंकि मकान वो तो अंदर तो कुंडी लगी हुई। अभी इस तरह से इन्होंने मकान में प्रवेश किया। जो मृतक की परचूनी की दुकान थी वहाँ ये लोग पहले भी आते थे या नहीं आते थे? क्या ये मृतक को पहले से जानते थे? क्या मृतक की दुकान से ये सामान क्रय करते थे? मोहल्ले में इनका कितना आना जाना था? इन सभी बातों पर गहनता से अनुसंधान करने के लिए हमने स्पेशल टीमें गठित कर दी है जो लगातार इनसे पूछताछ करें। सर डॉग स्क्वाड का भी कोई रोल रहा है इसमें? डॉग स्क्वाड हमारी मौके पे आई थी। डॉग स्क्वाड ने घटनास्थल को सूंघने के बाद उसी परिसर में हमारा डॉग घूमता रहा। तो इसका मतलब उस डॉग को आगे बढ़ने के लिए कुछ क्लू नहीं मिले, कुछ ऐसा सामान नहीं मिला जिसकी गंध के आधार पे वो आगे जा सके, क्योंकि लोगों का उससे पहले मूवमेंट काफी ज्यादा हो चुका था। कोरोना महामारी में लागू लॉकडाउन के बीच सरकारी जमीनों और नालों पर जमकर हुए अतिक्रमण। नगर निगम की राजस्व निरीक्षक के नेतृत्व में टीम ने माकड़वाली रोड भक्तिधाम के सामने गुमटियों के पीछे किए गए अतिक्रमण को किया ध्वस्त। बुधवार को राजस्व निरीक्षक श्वेता चौधरी और अतिक्रमण तोड़ू दल के प्रभारी सत्यनारायण बोहरा के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस और नगर निगम की टीम ने माकड़वाली रोड चारण शोध संस्थान भक्तिधाम के सामने नाले के ऊपर कवर कर अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया। सत्यनारायण बोहरा ने बताया कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत बनी गुमटियों की आड़ में नितिन हेयर ड्रेसर, गौरव जनरल स्टोर और पंजाब दूध डेयरी सहित एक अन्य दुकान का निर्माण पीछे नाले को कवर कर लिया गया था। इस कच्चे पक्के निर्माण से नाला पूरी तरह अवरुद्ध हो गया, जिससे बारिश के समय में सफाई कराने में परेशानी होती। इसलिए आज अतिक्रमण तोड़ू दल के साथ जेसीबी मशीन द्वारा सभी कच्चे पक्के अतिक्रमणों को हटाया गया है। इसके साथ ही लोगों को हिदायत दी है कि नाले और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न करें, अन्यथा उन्हें आर्थिक और मानसिक नुकसान उठाना पड़ेगा। किस तरह की कार्रवाई की है और क्या शिकायत आ रही है आपको? चारण शोध संस्थान के सामने ये जो गुमटियाँ बनी हुई है इनको सबको मंजूरी है। इसी के पास में एक गौरव जनरल स्टोर, एक नितिन हेयर ड्रेसर, एक पंजाब दूध डेयरी और इसके अलावा एक सैन साहब की दुकान है। इन लोगों ने नाले पर अतिक्रमण पीछे की तरफ करके फिर कवर भी कर लिया था, खुला भी छोड़ रखा था। पीछे जो नाले पर इन्होंने अतिक्रमण किया उसको हमने हटाया है और ये लोगों की इनकी कार्रवाई गलत है। नाले की सफाई होने में दिक्कत होती है, बारिश का मौसम आ रहा है, इसलिए इनको हटाया गया है। सामान जब्त भी किया गया है, ट्रैक्टर में रख दिया गया ट्रक में और निगम कार्यालय भेजा गया। कितना बड़ा कब्जा कर रखा था नाले के जो लंबाई चौड़ाई के हिसाब से इन्होंने करीब अपनी दुकान के हिसाब से, गुमटियों के हिसाब से 4x4, 4x5, 4x6 दिक्कत आती है बारिश का दूर स्टार्ट होना। बारिश के समय में सफाई करने में दिक्कत आती है, नाले में पानी का आवक रुकता है कई बार।
राजस्व निरीक्षक श्वेता चौधरी ने बताया कि लॉकडाउन के चलते अजमेर में कई अतिक्रमियों ने सरकारी जमीन और नालों पर अतिक्रमण कर अपना कब्जा कायम करने की भरसक कोशिश की, लेकिन नगर निगम की निगाहें उन पर बराबर बनी हुई हैं। ऐसे ही लोगों के खिलाफ बुधवार को अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और अतिक्रमियों को आगाह किया है कि आगे से बिना प्रमाणित कागजात के कहीं पर भी कोई निर्माण न करें। चारण संस्थान के सामने वैशाली नगर के यहाँ पर नाला जो बना हुआ है, उस नाले पर अतिक्रमण हो रखा था। एक तो हेयर ड्रेसर है, उन्होंने अतिक्रमण कर रखा था। एक ये आपके सामने की तरफ जो है ये इन्होंने अतिक्रमण कर रखा था और उसके अलावा एक पंजाब दूध डेयरी है, उन्होंने अतिक्रमण कर रखा था। नाले को कवर कर रखा था, तो वहाँ पर हमने जेसीबी से वो जो नाला कवर कर रखा था उसको हटाने की कार्रवाई करी है। उसके अलावा जो है वो एक दूध डेयरी और है, उसका हम नक्शा जो है स्वीकृत वो देख करके उसके बाद उसको भी हटाने की, अगर वो सही नहीं पाई जाती उसको भी हटाने की कार्रवाई की जाएगी। विवाह आयोजनों से जुड़े अजमेर के समस्त व्यापारी सरकार के फैसले के खिलाफ हुए लामबंद। शादी समारोह में 25 लोगों की पाबंदी के खिलाफ जताई नाराजगी, 200 लोगों के शामिल होने की मांगी अनुमति। बुधवार को विवाह आयोजन कार्यों से जुड़े अजमेर जिले के सभी व्यापारी सदस्य एक जाजम पर इकट्ठा हुए और एक समारोह स्थल पर आयोजित आवश्यक बैठक में तय किया गया कि राज्य सरकार द्वारा सिर्फ विवाह समारोह संबंधित आयोजनों पर ही कठोर प्रतिबंध लागू क्यों किए गए हैं, जबकि मंदिर, मस्जिद, धार्मिक स्थल, बाजार, पर्यटन स्थल सब कुछ खोल दिए गए हैं जहां बेकाबू भीड़ इकट्ठा होती है। लेकिन शादी समारोह के आयोजनों में 25 व्यक्तियों के शामिल होने की पाबंदी लागू की गई है, जबकि किसी एक आयोजन पर आयोजनकर्ता द्वारा पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए समारोह आयोजित किया जाता है। ऐसे में विवाह समारोह आयोजनों से जुड़े हजारों लोग पिछले 1.5 साल से रोजी रोटी को परेशान हैं, लेकिन सरकार उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। ना ही उन्हें कोई राहत पैकेज दिया जा रहा है, ना ही उनकी कोई आर्थिक मदद की जा रही है। ऊपर से शादियों का समय गुजरा जा रहा है, मात्र 15 दिन का समय शेष बचा है। ऐसे में फिर से 25 जनों की पाबंदी लगाकर क्या सरकार इन कार्यों से जुड़े कारोबारियों और मजदूरों को जीते जी मारना चाहती है? आज की बैठक में अजमेर जिला कैटरिंग एसोसिएशन, अजमेर टेंट डीलर समिति व समारोह स्थल से संबंधित टेंट, इवेंट, लाइट, जनरेटर, फ्लावर डेकोरेशन, बैंड, लवाजमा, घोड़ी, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, डीजे, ऑर्केस्ट्रा के व्यापार से संबंधित अनेक लोगों ने शिरकत कर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने की रणनीति पर चर्चा की। अजमेर कैटरिंग एसोसिएशन के महासचिव अशोक बुंदेल, अजमेर वेडिंग इंडस्ट्रीज के जनरल सेक्रेटरी सर्वेश तिवारी, साउंड एसोसिएशन के विजय आदि ने बताया कि शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या में बढ़ोतरी कर रोजी रोटी कमाने का अवसर प्रदान करने की कल ज्ञापन के जरिए मुख्यमंत्री से मांग की गई है। उन्होंने बताया कि नेताओं की बैठकों और सभाओं में अपार भीड़ उमड़ रही है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों, बाजारों, बसों आदि में भी फुल भीड़ भाड़ है, तो फिर शादी समारोह में 25 लोगों के शामिल होने की पाबंदी क्यों? शादियों के व्यवसाय से अजमेर जिले में लगभग 50,000 से अधिक लोगों की रोजी रोटी चलती है। ऐसे में सभी पर रोजी रोटी का संकट घेरा गया है। पिछले 1 साल से कोरोना महामारी की वजह से वैसे ही शादी समारोह नहीं हुए हैं। इस बार फिर से कोरोना की लहर है, इसलिए बड़े समारोह स्थलों में मेहमानों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि इन व्यवसायियों से जुड़े मजदूरों का घर परिवार और रोजी रोटी चल सके। पिछले 1 साल से ये लोग कर्ज लेकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। अब फिर से उन पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में कर्ज चुकाएं तो कैसे, या फिर सरकार टैक्स और बिलों में छूट दे। लिहाजा मुख्यमंत्री शादियों के व्यवसाय से जुड़े लोगों के हित के बारे में भी सोचें और जल्द दिशा निर्देश जारी करें, क्योंकि 15 दिन के साल शेष बचे हैं। इसके बाद फिर से 4 महीने शादियां नहीं हैं। दिक्कतें आ रही हैं? हमारे को अभी 1.5 साल होता आ रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा है। सबके लिए कुछ ना कुछ तो सोचा है, लेकिन एक शादी ब्याह को लेके ही भीड़ को जुटाने में लोग वो समझते हैं कि इससे ही कोरोना होता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी सुने, क्योंकि हलवाई, टेंट, डीजे और मैं समझता हूँ पूरा शहर और पूरा देश भी जो चलता है वो अपने शादी पार्टी से चलता है। क्योंकि शादी पार्टी में डीजे, लाइट, बहुत सारे मजदूर लोग होते हैं जिनको मिलता है। यहाँ तक टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी सब भी शादी का एक हिस्सा ही है। तो मैं चाहता हूँ कि सब ये हम सारे मिलकर आज कैटरिंग, टेंट, डीजे, इवेंट, साउंड सारे सब हम इकट्ठे हुए हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं कि भाई आगे क्या करना हमें, क्योंकि सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हमने 2-3 बार ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। हम इसीलिए ये आगे
प्लानिंग की जा रही है कि भाई किस तरह बैठ के और इस तरह का कार्यक्रम आगे किया जाए। ऐसे में क्या मानते हो, रोडवेज में फुल बसें भर के जाती है, बाजारों में भी ट्रैफिक है। वही हम सरकार को समझाना चाहते हैं कि सरकार की नज़र सिर्फ हमारे भी है, सिर्फ कि भाई शादी पार्टी में ही भीड़ होती है। बाकी वैसे तो मंदिरों में आज हज़ारों लोग मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हैं जब कोरोना नहीं हो रहा, लेकिन ट्रेनें बस भर के जा रही है तो भी कोरोना नहीं हो रहा। और एक रोड पर ठेला खड़ा होकर के भी आदमी सामान बेचता है तो भी कोरोना नहीं होता, क्योंकि दिन भर में 200-300 लोगों से संपर्क में आता ही है, वो भी चीज़ लेन देन को करता ही है। तो कहीं ना कहीं लोग बाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और एक शादी पार्टी को लेके मैं चाहता हूँ ज़्यादा बड़ा नहीं तो 2-3 हज़ार आदमी मंदिर में जा रहे हैं तो कम से कम 200-300 का तो हम लोगों ने देखा है, क्योंकि हमारे भी पेट है, हमारे भी बच्चे हैं और हम भी कर्जों में डूबे पड़े हैं। लोगों का कर्जा है बहुत, क्योंकि इस धंधे में अजमेर में जितनी भी इस धंधे कर रखे हैं लोगों ने वो सब कर्जा ले लेके किया जा रहा है। अगर ऐसे में नहीं आपकी सुनवाई होती है तो फिर क्या करेगा? अगर नहीं सुनवाई होती है तो हम तो धरना प्रदर्शन वगैरह जो भी आगे कार्रवाई होगी, हमारी यूनियन जो कार्रवाई बताएगी, हमें आगे का मार्गदर्शन कराएगी, उस मार्ग पर हम चलेंगे और वो कार्यक्रम हम करेंगे। इस संदर्भ में बैठक हुई क्या? सर, हमारी आज वेडिंग इंडस्ट्री अजमेर, जिसमें टेंट, लाइट, माइक, लवाजमा, बैंड, घोड़ी, हलवाई, कैटरिंग, जितने भी ट्रेड हैं हमारे इस शादी विवाह समारोह के, उन सब की एक संयुक्त महासंघ की आज बैठक चल रही है राजन वाटिका अजमेर में। हमारी समस्या ये है साहब कि लॉकडाउन जो चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से हमारा सीजनल व्यापार है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। और सरकार अब लॉकडाउन में जो छूट दी है उसमें बाकी सारे व्यापार खुल गए हैं, लेकिन हमारे शादी संबंधी जितने भी कार्यक्रम हैं वो सब प्रभावित हो रहे हैं, वो खोले नहीं गए हैं। आप देखिएगा कि जितना बड़ा गार्डन है उसके अनुसार 25 आदमी की हमारे को इसके अंदर छूट दी गई है, जो भी अपर्याप्त है। और 25 आदमी में आप समझेंगे कि उसमें कोई भी पार्टी टेंट, लाइट, जनरेटर, घोड़ी, बैंड ये हायर नहीं करेगा, तो हमारा कम से कम 5 लाख व्यापारियों का परिवार है राजस्थान में, जिससे लगभग प्रत्यक्ष रूप से 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं। ये एक तरह से बेरोजगार हो गए हैं। और ये जो स्थिति चल रही है ये आज की नहीं है, पिछले 15 महीनों से हमारा सीजन, हमारा व्यापार ठप पड़ा है। तो सरकार से हमने कल भी कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन देके मांग की थी कि इन समय हमारे को छूट दी जाए। और हमें ऐसा लगा कि सरकार केवल हमारे ही व्यापार को छूट ना देके बाकी सब कुछ चल रहा है, तो उसके लिए हमारे सभी व्यापारी बंधुओं ने ये तय किया कि आज एक मीटिंग करके हम आगे का प्लान रेडी करें कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम क्या राह अपनाएं। परेशानी हो रही है ऐसे में, स्कूल की फीस भी बच्चों की और घर की व्यवस्था कैसे चलाने का? मैं विजय अग्रवाल, अजमेर साउंड विकास समिति सचिव पद से। मैं सरकार से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने कोरोना महामारी घोषित करी, हमने इसको एक्सेप्ट किया, हमने सरकार की हर गाइडलाइंस को पालना करी। सरकार ने कहा घर में रहना है, हम घर में रहे, हमें बाहर नहीं निकलना है, बाहर नहीं निकलना है, हमें मास्क लगाना है, मास्क लगाना है। वैक्सीन का सरकार ने जोर दिया, हमने हमारे परिवार और सभी आमजन जितने भी हैं सबको वैक्सीनेशन के लिए हमने उत्साह किया और साथ ले जाकर हमने वैक्सीनेशन करवाया। क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र इसका इलाज है। जब इतना सब कुछ वैक्सीनेशन हो गया है, पॉइंट देखें, परसेंटेज देखें तो अजमेर का परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। और बाहर के रूप में देखें तो वहाँ पर 20% के अंदर ही मार्केट खोल दिए गए हैं, यहाँ पर 50% होने के बावजूद भी मार्केट खुल गए हैं, पर शादी और विवाह से जुड़े हुए लोगों का मार्केट नहीं खुला है। क्यों? सरकार कहती है कि भाई समारोह स्थल में भीड़ आती है, तो सरकार कहती है 25 आदमी की शादी होनी चाहिए। 25 आदमी आज घर के, इसमें 2 भाई और 2 बहनें और माँ बाप 6 जने हैं, तो उसके रिश्ते नाते लगाए तो 25 आदमी ज़्यादा होते हैं। और सरकार 15x40 की बस के अंदर 52 सीट लगा के इसमें सफ़र करवा सकती है। तो यहाँ पर 5000 स्क्वायर फुट की जगह के अंदर 25 आदमी गाइडलाइंस कैसे दे सकती है? हम सरकार की 25 आदमी गाइडलाइंस भी मानने को तैयार हैं। सरकार इस जगह का जहाँ समारोह स्थल है वहाँ का टैक्स तो निरंतर ले रही है, सरकारी शुल्क जो भी है निरंतर ले रही है और हमें काम करने की मना कर रही है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर आपने गाइडलाइंस के तहत हमको पाबंद किया है तो टैक्स में छूट दी जाए, जो स्कूल की फ़ीस है उसमें छूट दी जाए, जो लाइट का बिल है उसमें छूट दी जाए। 2 महीने दुकान नहीं खुली, गोडाउन नहीं खुली, फिर भी हमसे लाइट का बिल लिया गया। हमने दिया कि भाई हम देंगे तभी आगे लाइट रहेगी, अगर हम नहीं देते तब तो लाइट कट चुकी होती। बच्चों का भविष्य खतरे के अंदर है सरकार की वजह से। सरकार ने बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा, स्कूल बंद कर दी, ठीक है, तो घर में हम एजुकेशन ले सकते हैं ऑनलाइन के रूप में, ट्यूशन के रूप में, पर उसको सब करने के लिए पैसा चाहिए। जब पैसा ही नहीं होगा तो कैसे एजुकेशन लेंगे? अभी ये हाल है 15 महीने से कि इंसान को जो भी है ना, पिछले 20 साल में जिन्होंने धंधा किया है, 20 साल में जो 15 साल के अंदर उन्होंने सेविंग करी थी, मतलब लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, वो समस्त रूप से पूरी ख़त्म हो चुकी है। अब क्या अपने घर चलाने के लिए किसी से भीख मांगी जाए? हम मतलब हमारा सामान लेके ही हम व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं और मांगने को मजबूर हैं, तो सरकार हमको देने का तैयार है क्या? सरकार तो हमसे डंके की चोट पर टैक्स वसूली, लाइट के बिल वसूली
और सब कुछ ले रही है। आज गवर्नमेंट ने आदेश निकाल दिया कि स्कूल को भी 100% फीस देनी पड़ेगी, जबकि स्कूल का खर्चा स्कूल नहीं खुलने पर 60% रह गया है। मतलब व्यवसाय स्कूल खुलने के बाद तो 60% कमाई है और स्कूल बंद पड़ी है तो उनको 100% कमाई मिल रही है, पर वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग को कोई सहायता नहीं है। सरकार से मांग करते हैं कि ज़रा हमारी तरफ ध्यान दे, वरना हमें आत्मदाह करने के लिए प्रेरित और करना पड़ेगा व्यवहार को और लोगों को। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 कृषि विषय का अंतिम परिणाम अतिशीघ्र जारी करवाने की मांग। अभ्यर्थियों ने शीघ्र परिणाम जारी करने की मांग को लेकर आरपीएससी सचिव को सौंपा ज्ञापन। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अंतर्गत कृषि विषय का अंतिम परिणाम अतिशीघ्र जारी करवाने की मांग को लेकर आज सैकड़ों अभ्यर्थियों ने हाथों में बैनर और स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर आरपीएससी के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने आरपीएससी सचिव को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने बताया कि आरपीएससी अजमेर द्वारा निकाली गई स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में विभिन्न विषयों के कुल 5000 पदों पर भर्ती आयोजित की गई थी, जिसमें कृषि व्याख्याता के पदों की संख्या लगभग 370 है। आयोग द्वारा कृषि विज्ञान के 370 व जीव विज्ञान के 166 पदों को छोड़कर शेष सभी 18 विषयों का पदस्थापन हुए लगभग 4 माह हो गए हैं, जबकि कृषि विषय का अंतिम परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसलिए कृषि विषय का अंतिम परिणाम जारी कर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर भेजकर उनके पदस्थापन के लिए काउंसलिंग शीघ्र आयोजित करवाई जाए। फर्स्ट ग्रेड के कैंडिडेट्स हैं, हम लोग प्रोविजनल में सेलेक्टेड हैं सभी, लेकिन बाकी 18 विषयों का रिज़ल्ट जो है वो 3 महीने हो चुके हैं, आ चुका है, उनको पोस्टिंग मिल चुकी है, लेकिन हम लोगों को अभी फाइनल रिज़ल्ट का इंतज़ार है। और पता नहीं 4 स्टूडेंट्स की वजह से, जो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उनकी वजह से हम बाकी सारे 300 स्टूडेंट्स हैं वो सब अटके हुए हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आरपीएससी से और निर्देशालय से कि आदेश आए कि हमको जल्द से जल्द हमारा रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट जो है वो जारी किया जाए और हमको नियुक्ति दी जाए। हम लोग सभी सफ़र कर रहे हैं इस कोरोना पीरियड में, बहुत से लोग बेरोज़गार हैं, तो मतलब सरकार को हमारी तरफ से देखना चाहिए कि हमारा रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी जारी करें। इससे पहले भी ज्ञापन दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले 10 दिन पहले हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। क्या आश्वासन मिला था आपके? यही कि आगे ऑर्डर दिए गए थे कि जल्दी से जल्दी इसका जो भी है इस केस का निस्तारण किया जाए। उसके लिए हम शांतिपूर्ण यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं और 28 साल बाद में भर्ती आने के बाद में हमारा जो अंतिम परिणाम है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। और इस भर्ती के अंदर मतलब कृषि व्याख्याता के लिए किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। फिर भी गवर्नमेंट की क्या पता किस प्रकार की मंशा है कि आज जो 28 साल बाद में भर्ती आने के बाद में भी अभी अंतिम परिणाम नहीं है और नियुक्तियां नहीं दी है। बच्चों की हालत इतनी ख़राब है बेरोज़गारी की इस कोविड-19 के टाइम पे कि बहुत ज़्यादा पीड़ित है बच्चे। तो आरपीएससी से हम बार बार धरना दे रहे हैं, बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, फिर भी रिजल्ट हमारा आउट नहीं कर रहे हैं। फाइनल रिजल्ट आउट करके और जल्दी से जल्दी नियुक्ति हमें प्रदान करें। यही इसके लिए बार बार बच्चों के द्वारा सचिवालय, बीकानेर, अजमेर बार बार बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट से भी ये अपील है और आरपीएससी से भी हम बार बार अपील कर रहे हैं कि जल्दी से फाइनल रिजल्ट निकाल कर हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें और इस बेरोजगारी के इस विषम प्रकार का जो समय है उसमें हमें सहारा प्रदान करें जल्दी। ग्रामीण समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए आयोजित हुई जिला परिषद में जनसुनवाई। जिला प्रमुख ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को ईमानदारी से काम करने की दी नसीहत। सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने की मंशा और इसके साथ ही उनकी समस्याओं का निदान त्वरित गति से हो, इसके लिए बुधवार को जिला परिषद में जनसुनवाई का आयोजन जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा की अध्यक्षता में किया गया, जहां उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ईमानदारी के साथ अपना काम करें और जनता तक सारी सरकारी योजनाएं पहुंचाएं। जनसुनवाई के दौरान तकरीबन 28 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनके निवारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
परिषद में आपने जनसुनवाई की है, समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक भी ली है, क्या दिशा निर्देश जारी किए गए? हमने आज बुधवार को जन सुनवाई रखी है। इसमें कम से कम 27-28 एप्लीकेशंस आई है। तो इसमें तुरंत हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी समस्या आई है वो तुरंत समस्या का समाधान किया जाए। इसमें हमने 5 विभाग के अधिकारी को भी निर्देश दिए हैं कि जो सरकारी योजनाएं हैं तो जनता को पता ही नहीं चलता, तो क्या क्या सरकारी योजना है उनके बारे में हमने जानकारी ली है। जो सरकारी योजना मेन सरकारी योजना है वो अब जनता को जाके प्रचार प्रसार करे, चाहे आंगनवाड़ी के माध्यम से करे या पैम्फलेट छपा के माध्यम से करे या वीडियो के माध्यम ग्राम पंचायत के माध्यम से करे या पंचायत समिति के माध्यम से करे। ये जो सरकार की योजना है वो जनता तक पहुंचाना है। जनसुनवाई में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव सैनी और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरारी लाल वर्मा सहित 5 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीईओ सैनी के अनुसार उन्होंने जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कुमार प्राड़ा के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की योजनाओं की समीक्षा की है। सैनी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण कर सभी निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किए जा रहे मटेरियल को जांचा जा रहा है और जहां भी गड़बड़ी पाई जा रही है उसके खिलाफ बीडीओ को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गत दिनों अलीपुरा में भवन निर्माण के दौरान ईंट की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं थी, जिसके लिए टीम का गठन किया गया ताकि ईंट का सैंपल लैब में भेजा जा सके। उन्होंने बताया कि वर्तमान कोविड काल में हर हाथ को मजदूरी मिले, लिहाजा नरेगा के तहत 14,000 श्रमिकों को काम दिया गया है। सर, आज बैठक आयोजित की गई है, किस प्रकार से निर्देश जारी किए गए? देखिए, आज प्रमुख मैडम की अध्यक्षता में जो बैठक आयोजित करी गई थी उसमें प्रमुखतः तो जो जन सुनवाई थी उसमें जो आम लोगों की दिक्कतें हैं उनके ऊपर उनको देखा गया और जिनका भी निस्तारण किया जा सकता था या अगले कुछ समय में किया जा सकता है तो उनको देख लिया जाएगा। उसके अलावा कि जो हमारा सामाजिक न्याय जो विभाग है उनके कुछ जो स्कीम्स थी उनका मैडम ने और हमने मिलके समीक्षा की है कि वो स्कीम्स जो हैं उनका सही तरीके से जो कंप्लायंस है वो देख सकते हैं। सर, आप ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जा रहे हैं और चुप नहीं। तीर्थनगरी पुष्कर में जयपुर की युवती के साथ दुष्कर्म के प्रयास मामले में पीड़िता पहुंची पुष्कर थाने। पीड़िता ने पुष्कर पुलिस को दिए बयान। पुष्कर पुलिस ने घटनास्थल का बनाया मौका नक्शा। गत दिनों पूर्व जयपुर से अपने दोस्तों के साथ पुष्कर घूमने आई युवती से गेस्ट हाउस में उसके ही दोस्तों द्वारा दुष्कर्म के प्रयास के मामले में बुधवार को पीड़िता युवती जयपुर से पुष्कर पुलिस थाने पहुंची और बयान दर्ज कराए। जयपुर की रहने वाली पीड़िता ने अपने साथ हुए दुष्कर्म के प्रयास मामले में पुष्कर पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराए। गौरतलब है कि मुरलीपुरा थाने द्वारा पुष्कर थाने में 0 नंबरी एफआईआर दर्ज हुई थी। जयपुर निवासी पीड़िता के अनुसार कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवाई पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। पीड़िता ने अपने दोस्त ध्रुव पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है। पुष्कर थाना प्रभारी राजेश मीणा मामले की जांच कर रहे हैं। राजेश मीणा ने बताया कि पीड़िता 23 जून को पुष्कर आई थी। 24 जून को पीड़िता ने उसके दोस्त द्वारा दुष्कर्म का प्रयास किए जाने की रिपोर्ट जयपुर के मुरलीपुरा थाने में दर्ज कराई थी। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर आईपीसी की धारा 376 और आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर विधि अनुसार पीड़िता से घटनास्थल का मुकाबला कर पर्चा बयान लिए गए हैं। वहीं पुष्कर पुलिस मामले की गंभीरता से जाँच में जुटी है। मुरलीधर थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया था। 0 एफआईआर से वो हमारे पास आया, उस पर हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है। 376 और आईटी एक्ट में दर्ज करवाया था। इस संबंध में आज पीड़िता यहाँ पे आई हुई है। उनका जो भी विधि सम्मत हम अग्रिम अनुसंधान कर रहे हैं और अनुसंधान के बाद में जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाएंगे। गुलाबबाड़ी इलाके में बुजुर्ग दंपत्ति की नृशंस हत्या के आरोपियों को पुलिस ने अदालत में किया पेश। अदालत ने तीनों हत्या के आरोपियों को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर फिर से सौंपा पुलिस को।
गुलाबबाड़ी इलाके के माली मोहल्ले में सोमवार की दरमियानी रात बुजुर्ग दंपत्ति की नृशंस हत्या के 11 घंटे में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को बुधवार को अलवरगेट थाना पुलिस ने अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 6 के समक्ष पेश कर 1 दिन का रिमांड मांगा। अलवरगेट थाना प्रभारी सुनीता गुज्जर ने बताया कि जिस तरह से अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए तीनों आरोपियों ने लूट के लिए एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की है, उस मामले में आरोपियों का रिमांड मांगा गया है। न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर पुलिस को सौंपा है। रिमांड के दौरान हत्याकांड से संबंधित और भी पूछताछ और माल की बरामदगी की जानी है। जिस तरह से आपने देखा कल जो जघन्य दोहरा हत्याकांड हुआ था बुजुर्ग दंपति का, उसी हत्याकांड में जो आरोपी है 3, आज उनको अरेस्ट करके लेके आए और अभी इनको माननीय न्यायालय में पेश किया। 1 दिन का पीसी रिमांड मांगा गया है। इसमें इन तीनों ने मिल करके महिला और जो बुजुर्ग दंपति उन पति पत्नी दोनों की हत्या की थी, जिससे महिला की इन्होंने हाथ बांध कर गला घोंट करके हत्या की थी और जो बुजुर्ग थे उनकी गला रेत कर हत्या की थी। वजह क्या थी? वजह ये लोग बता रहे हैं कि ये कुछ गलत आदतों में इनको पैसों की जरूरत थी, इस चक्कर में लूट के इरादे से आए थे। हाँ, लेकिन जब बुजुर्ग दंपति जग गए और उनकी पहचान हो गई तो इन्होंने वो पहचान छुपाने के लिए उनको मौत के घाट उतार दिया। दीपक पुवाल कहीं कोई पैसे दुकान चलाते थे, तो पैसे वैसे? हाँ, इनको ये था कि वो बुजुर्ग दंपति उनके एक कमरे में दुकान चलाते थे, तो इनको ये था कि दिन भर की कमाई है इनके पास होगी और अकेले रहते हैं तो हो सकता है इनका सारा गहना वगैरह भी इनके पास हो। तो इसी इरादे से आए थे कि इनको वहाँ पे अच्छा मतलब जेवर और माल और पैसा मिल जाएगा। लेकिन इनको मौके पे ज़्यादा, जैसा बता रहे घर वाले भी, कि ज़्यादा रखते नहीं थे, लेकिन उसके महिला के कान में जो पहना हुआ था वो ये ले गए, उसकी पाजेब थी वो पहने के ले गए और छोटे मोटे और कुछ जेवरात थे वो भी लेना बताया गया। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhin.com, सच के साथ।